हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी का आज किस वीडियो में दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जी हाँ, किसी अभिक्रिया के रेट को किन किन कारकों के द्वारा कम या ज़्यादा किया जा सकता है, उन सभी के बारे में आज की इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी बोलेंगे कि अपन फैक्टर्स विच अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए समझते हैं कौन कौन से कारक है जो किसी अभिक्रिया के किसी भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं या उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेटा सबसे पहला है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारकों की सांद्रता क्या करती है, किसी भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के वेग को। यानी मैं कहना चाहूँ तो जितना ज़्यादा किसी भी रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन होगा उस रिएक्शन का वेग भी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा ये मैं बताता हूं। देखो बेटा, आपको मैं बता दूं, क्या बता दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया के वेग का मतलब क्या होता है रिएक्टेंट्स की लैंग्वेज में। आमतौर पे हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है, जो सांद्रता होती है, जो मात्रा होती है, उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यदि चेंज फास्टली आ रहा तो हम बोलते हैं कि अभिक्रिया का रेट जो है वो ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, और चेंज धीरे धीरे आ रहा तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम है। किसी भी दूसरी रिएक्शन के कंपेयर में भी ये बात हम बोल सकते हैं। इसका मतलब आपको मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, रिएक्टेंट्स की लैंग्वेज में बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो जो कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब यदि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही तो ज्यादा चेंज आएगा ना, उतना ही तो फास्ट चेंज अपन को नजर आएगा। इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का रेट होगा, रिएक्शन का रेट होगा। क्योंकि अपन को क्या करना है, चेंज रिएक्टेंट्स में जो चेंज होगा वो ज़्यादा कब आएगा, जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी तो ज़्यादा होगी तभी तो आएगा ना। और ऐसा आमतौर पे देखा जाता है, हमेशा 100% रिएक्शंस के साथ ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं। देखो बेटा, इस बात को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं, याद रखने के लिए इसको। देखो यहाँ पर आप अभिक्रिया का मतलब एक समझिए कि अभिक्रिया का मतलब होता है लड़ाई। क्या होता है, लड़ाई। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो गांव की लड़ाई है, आपको पता है गांव में लड़ाइयाँ होती रहती है सीमा के विवाद के लिए। खेतों में अभी आपको पता है जब भी बुआई होती है तो लड़ाइयाँ होती ही होती है, किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखो कि लड़ने वाले यानी जो रिएक्टेंट्स है, इसका मतलब जो गाँव के लोग वो जितने ज़्यादा होंगे तो लड़ाई की जो दर है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आपको पता है 2 आदमी लड़ रहे हैं खेत में किसी सीमा के विवाद के लिए तो लड़ाई थोड़ी धीरे धीरे होगी। लेकिन और 5-5, 6-6 आदमी दोनों ग्रुप्स के आ गए, दोनों समूह के आ गए तो फिर क्या होगा। आपको पता है गाँव में या फिर कहीं पर भी लड़ाई छुड़ाने वाले थोड़े ना आते हैं या तो देखने वाले या फिर उस आग में घी डालने वाले। तो इस प्रकार से फिर क्या होगा, लड़ाई जो है उसकी रेट बढ़ जाएगी ना। फिर पहले शांति तरीके से बात हो रही तो धीरे धीरे थोड़ी देर के अंदर ही मिट्टी के अंदर एक दूसरे के ऊपर धमाधम सब लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, ठीक है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की उस रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा, उस रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो बेटा तंत्र का ताप यानी सिस्टम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी जो आप रिएक्शन करा रहे हो पूरा का पूरा किसी भी बीकर में, किसी भी जग में, कहीं पे भी कोई रिएक्शन हो रही है बेटा, तो उस सिस्टम का टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है, उस रिएक्शन का क्या हो जाता है, रेट भी बढ़ जाता है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री तक, 10 डिग्री तक बढ़ाने के उपरांत क्या होता है, रिएक्शन का रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और ये जो बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है तो ये लगभग सभी रिएक्शन के लिए लागू होती है, ऊष्माक्षेपी के भी लिए और ऊष्माशोषी रिएक्शंस के भी लिए। लेकिन 100% रिएक्शन के साथ ये बात लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में 100% तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, कहीं पर भी कोई फिक्स नहीं होता, इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देने के ऊपर सिस्टम का टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी वही बात है कि लड़ाई हो रही है और लड़ाई होते हुए आदमी इकट्ठा हुए हैं,
आदमी क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा हो गए तो जैसे ही एक दो के रेपटे पड़ेंगे तो जो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, क्योंकि आपके गाल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, गाल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, यानी लड़ाई कम थोड़ी ना होगी, लड़ाई तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो आप कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो देखो आपको बताइए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस सिस्टम के अंदर जो भी रिएक्टेंट्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के ऊपर, यानी वो गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो अब ये फास्टली गति करेंगे तो क्या होगा, जो सिस्टम है उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन्स यानी कि रेट ऑफ कोलिजन्स वो बढ़ जाता है। यानी कि जो टक्कर हो रही है, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी के अनुसार या फिर संगतवाद के सिद्धांत के अनुसार जो किसी भी रिएक्शन की क्रियाविधि को समझाता है कि किस प्रकार से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। वो क्या बोलता है कि जब भी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं, जब भी किसी भी सिस्टम का अपन टेम्परेचर या तापमान बढ़ाते हैं तो होता क्या है, उस रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो वो आपस में ज़्यादा टक्कर करेंगे। और आपको बता दूं कि सभी टक्करों से क्या होता है कि प्रोडक्ट बनता नहीं है। एक सही ओरिएंटेशन में जब कोई टक्कर होती है, कोलिजन होती है और फिर सभी के सभी मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी को पार भी कर जाते हैं तो होता क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है जो कि प्रोडक्ट्स को बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण ज़्यादा होगा यदि काइनेटिक एनर्जी जो है उसका मान बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी का मान कब बढ़ता है? जब अपन किसी भी रिएक्शन के, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को अपन बढ़ाते हैं। तो ये तो बात हो गई किसके लिए, तंत्र के तापमान के लिए। अब आगे समझते हैं कौन से फैक्टर्स है जो किसी रिएक्शन के रेट को और बढ़ाते हैं। तो बेटा अगला फैक्टर है वो है अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इससे भी किसी भी अभिक्रिया का रेट जो होता है ना, अभिक्रिया का रेट होता है वो इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। किस प्रकार से? आपको पता है कि रिएक्शंस है वो अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की, कहने का मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं जिनके आधार पर हम रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ को आयनिक बोलते हैं, कुछ को कोवेलेंट बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस प्रकार से अभिकारकों उत्पादों की प्रकृति के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रभावित होता है। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, आयनिक रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयनिक रिएक्शंस वो ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट रिएक्शन। कहने का मतलब आयनिक अभिक्रियाओं की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सहसंयोजक अभिक्रियाओं की रेट ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों? इसमें यह होता है कि लगभग जो सभी आयनिक अभिक्रियाएं होती है ना वो तो माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में या फिर 10⁻⁻⁻ सेकंड के अंदर ही संपन्न हो जाती है। बाकी जो भी आपकी कोवेलेंट रिएक्शंस होती है, आणविक अभिक्रियाएं होती है, इनको होने में एक लिमिटेड, एक फाइनाइट टाइम लगता है। इसीलिए इनको लगभग जो भी आयनिक रिएक्शंस है इनको हम किस में डिवाइड करते हैं? इनको हम फास्ट रिएक्शंस में डिवाइड करते हैं। इसलिए इनकी रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, ज़्यादातर मामलों में मेजर भी नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट जो फैक्टर अपने पास वो है उत्प्रेरक का प्रभाव, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो किस प्रकार से किसी भी रिएक्शन के रेट को डिपेंड करती है, प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है, समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि उत्प्रेरक होता क्या है। देखो बेटा उत्प्रेरक क्या होता है, हम देखिए इधर कि वे पदार्थ जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो बेटा ऐसे पदार्थ जो खुद चेंज हुए बिना, खुद की नेचर में कोई भी चेंज किए बिना जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उन्हीं को हम उत्प्रेरक बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं लगभग सभी अभिक्रियाएं जो कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है उन सभी के लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही प्रकार का कैटलिस्ट या उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग अलग प्रकार के कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। और ये किसी भी रिएक्शन के रेट को किस प्रकार से बढ़ाते हैं आपको पता है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले क्या होता है, रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स जो आपस में मिल जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है इनको पार करना पड़ता है। तो वो कैटलिस्ट किस प्रकार से किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना सक्रियण ऊर्जा, उसको कम कर देते हैं। और कम कर देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, आसानी से रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इधर आप देखिए इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर
विदाउट यानी कि एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला, इधर देखो आप, लो एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसका मान इतना ही है, पहले वाले के मुकाबले देखो इतना ही है। और इसका एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर कि जो एस्टर होता है इसका अपन हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन कराते हैं, और जब अपन क्या करते हैं विदाउट कैटलिस्ट इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है, काफ़ी स्लो होती है। लेकिन इसी रिएक्शन को जब अपन डाइल्यूट जो एसिड्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में कराते हैं तो रिएक्शन का रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो यहाँ एसिड्स को दिखाने के लिए यहाँ पे H+ लिखा गया है। तो एस्टर है और एस्टर का अपन क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो ये एसिटिक एसिड और अल्कोहल में चेंज हो रहा है। तो लगभग जो सभी रिएक्शंस होती है जो कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में होती है, उनके लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। और कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है उसको घटा देता है, जिससे रिएक्टेंट्स आसानी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट हमको क्या मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मान काफी बढ़ जाता है। तो देखो बेटा, अगला जो फैक्टर है जो किसी अभिक्रिया के रेट को अफेक्ट करता है वो है उसका सतही क्षेत्रफल या फिर उसका सरफेस एरिया। तो किसी भी रिएक्टेंट का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। और बात करें कि यदि जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड स्टेट में है तो उसके मॉलिक्यूल्स या फिर जो उसके रिएक्टेंट है वो जितने ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में होंगे, जितने सूक्ष्म कणों में होंगे, उस रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊं मैं कि जैसे कोई लकड़ी है, उस लकड़ी को आप यदि बड़ी लकड़ी को जलाओगे, ठीक है, यानी लकड़ी का कोई एक बड़ा गट्टा है उसको जलाओगे तो उसको जलने में ज़्यादा मुश्किल आएगी बतौर छोटे छोटे टुकड़ों के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिएक्शन में आप देख रहे हो कि सभी जो मॉलिक्यूल्स, जैसे दो टाइप की जो रिएक्टेंट्स आप ले रहे हो, एक तो ए और एक बी, तो यहाँ पर आप बड़ा ले रहे हो तो सिर्फ आउट बाहरी क्षेत्रफल जो है वो दूसरे के संपर्क में आएगा, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो धीरे होगी। लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को उसमें तोड़ दिया तो फिर लगभग सभी जो पार्ट है वो दूसरों के संपर्क में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। इसी प्रकार से क्या होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो यदि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है तो ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विकिरण द्वारा उद्भासन यानी प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, यानी कि कोई रिएक्शन है जो कि रेडिएशन या विकिरण की उपस्थिति में होती है और उसको वो रेडिएशन मिलती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सम रिएक्शंस, ठीक है, आर इंक्रीजेज, यानी कुछ अभिक्रियाओं की रेट बढ़ जाती है इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन में, विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट, यानी कि दर्शक और पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाओं का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होती है, हाई रेंज की हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती है जो किसी भी रिएक्टेंट्स के बीच जो केमिकल बॉन्ड्स है उनको फास्टली ब्रेक कर देती है। फास्टली ब्रेक होने के बाद क्या होगा, न्यू बॉन्ड बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, फास्टली ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन करता है इनको फास्टली ब्रेक, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो। ऐसा एक एग्जांपल आप देखो क्या है कि H2+Cl2 है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब रिएक्शन होती है तो ट्वाइस HCl बनता है। ये रिएक्शन जो है अंधेरे में भी हो सकती है और प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी हो सकती है, लेकिन जब अंधेरे कमरे में कराओगे तो इसकी रेट जो है वो ना के बराबर होगी, यानी रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। लेकिन जैसे ही आपको क्या करोगे, इसको सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में इसी रिएक्शन को कराओगे ना तो क्या होगा, ये बहुत फास्ट इसकी रेट हो जाएगी, यानी कि एक विस्फोट की तरह ये रिएक्शन जो है विस्फोट होते हुए रिएक्शन होने लग जाएगी। ठीक है ना, सेम टू सेम उसी प्रकार से है। जैसे कुछ लोग आ जाते हैं ना लड़ाई के अंदर आग लगाने वाले, जो कि उनको काफी अच्छा खासा अनुभव होता है कि किस प्रकार से किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा दिया जाए या फिर शांत नहीं होने दिया जाए। तो बस वही बात है। तो इसी बात पे दो लाइन हो जाए आपके लिए कि बेटा खूबसूरत तो लड़कियां होती है, ध्यान से सुनना कि खूबसूरत तो लड़कियां होती है, लड़के तो बस अमीर और गरीब होते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगले पार्ट में अपन देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तब तक के लिए टेक